नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। केंद्र सरकार ने पीएफआई 5 सालों के लिए किया बैन, घोषित किया गैर कानूनी संस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के दौरे पर सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में लगभग 19,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के नागरिकों को बड़ी सौगात दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने 2025 तक रक्षा निर्माण में 2 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को नए रूप में विकसित कर तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। सरकार ने पीएफआई पर अगले 5 सालों की अवधि के लिए बैन लगाया है। केंद्र की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में संस्था के सभी सहयोगी और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाएं के चलते हुए कई दिनों से कई संस्थाओं पर सरकारी एजेंसियों ने नकेल कसी हुई थी। ईडी और एनआईए के देश भर के संस्थानों में तमाम ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ था। सरकार की पीएफआई के खिलाफ कार्यवाही जारी रही और कल 7 राज्यों में स्थानीय पुलिस और आतंक विरोधी दस्ते ने पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा और इसमें जुड़े 170 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद इनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके पहले गुरुवार को एनआईए के नेतृत्व में 15 राज्यों में 90 स्थानों पर छापेमारी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में लगभग 30,000 करोड़ के नजदीक की राशि का विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इनकी जानकारी दी है। पीएम मोदी नई ब्रॉडगेज लाइन का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे तीर्थयात्रियों को अंबाजी की यात्रा करने में आसानी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे और गुजरात में पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा भी करेंगे। पीएम मोदी भावनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो 20 एकड़ में फैला हुआ है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया यह विज्ञान भवन भावनगर दासनाला नारीगाम अहमदाबाद राजमार्ग भावनगर के पास स्थित है। प्रधानमंत्री 30 सितंबर 2022 को अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण को हरी झंडी दिखाएंगे। यह थलतेज एप्रल पार्क को जोड़ने वाली 21 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। करीब 13,000 करोड़ की कुल लागत से विकसित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में 40 किलोमीटर का विस्तार शामिल है, जिसमें 32 गलियारे भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर में एपीपीएल कंटेनर की परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की घोषणा के बाद भारत सरकार ने भावनगर में नए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की थी। पहला प्रोटोटाइप कंटेनर 2019 में बनाया गया था। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के नागरिकों को बड़ी सौगात दी। इसके तहत उन्होंने 750 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल की आधारशिला भी रखी। अस्पताल कच्छ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर द्वारा निर्माणाधीन है। अस्पताल में ओपीडी, इंडोर सुविधाएं, एक्सरे, रेडियोलॉजी प्रयोगशाला, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति, आईयूसी और अल्ट्रासाउंड सहित कई आधुनिक सुविधाएं भी रहेगी। अस्पताल का शिलान्यास गांधीनगर में गृह मंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा था। गुजरात में रूपाल में वरदायिनी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और नवनिर्मित स्वर्ण
गर्भगृह का उद्घाटन भी किया। उन्होंने गांधीनगर नगर निगम द्वारा उद्घाटन किए गए एक अंडरपास पर कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने लेकवारा में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नए भवन का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा गृह मंत्री ने अंबोड के महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। બે મોટા અવસર છે। એક તો ઉમિયા માતાજી કડવા પાટીદાર એજ્યુકેશન એન્ડ સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા 800 બેડની નવી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું ભૂમિપૂજન આજે અમે બધા કરીને સીધા અહીંયા આવ્યા છે ને બીજું 150 બેડની સંપૂર્ણ આધુનિક હોસ્પિટલ જે કામદાર વીમા યોજના હેઠળ ચાલવાની છે। પણ હું સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે કામદાર વીમા યોજના હેઠળની આ હોસ્પિટલમાં કલોલ તાલુકા અને કલોલ શહેરના સૌ નાગરિકોનું ભૂપેન્દ્રભાઈએ પરમિશન આપી દીધી છે। એકવાર તાલી વગાડો ભૂપેન્દ્રભાઈ માટે બધા। કલોલ, કડી, છત્રાલ આના શ્રમિક ભાઈઓ, કામદાર ભાઈઓ, એમના પરિવારજનો તો આવશે જ, પણ કલોલ તાલુકો બધા નાગરિકો માટે આ હોસ્પિટલ હંમેશા ખુલ્લી રહેવાની છે। મિત્રો, આ બંને કામ કલોલને આરોગ્ય ક્ષેત્રે ખૂબ આગળ લઈ જવાવાળા થવાના છે અને આ બંને જગ્યાએ સેવાની સરવાણી ફૂટવાની છે। જે ઉમિયા માતાજી કડવા પાટીદાર ટ્રસ્ટ દ્વારા હોસ્પિટલ બનવાની છે, એમાં ટ્રસ્ટે નક્કી કર્યું છે કે 35% દર્દીઓને, ગરીબ દર્દીઓને નિઃશુલ્ક સેવા, એક પણ રૂપિયો લીધા વગર સેવા આપવાની છે અને ટ્રસ્ટ પાસે પહેલા જ 385 બેડની અલગ અલગ હોસ્પિટલ છે જ અને ટ્રસ્ટે એના સાથે પીએમજેમાં આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જે લોકો રजिस्टर्ड છે। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने 2025 तक रक्षा निर्माण में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। यह देखते हुए कि सैन्य उपकरणों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार का एक प्रमुख फोकस है। इस कार्यक्रम में संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योगों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत घरेलू फर्मों में सैन्य उपकरण की खरीद के लिए इस साल के रक्षा बजट में लगभग 90 करोड़ के नजदीक लक्ष्य रखा गया है। सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पहले 309 रक्षा वस्तुओं की 3 सूचियां जारी की थी। इनका आयात समय सीमा के तहत नहीं किया जाएगा। उन्होंने रक्षा उत्पादन के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल भी प्रकाश पर डाला, जिसका उद्देश्य देश में लड़ाकू जेट, सैन्य हेलीकॉप्टर, टेक और पनडुब्बियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वार्षिक आम बैठक में उन्होंने कहा कि हमें बस चलते रहना है, बिना थके चलते रहना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बारे में बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को पिछले वर्ष में कुल 83.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था। और यही कारण था कि उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का प्रोविजन किया था। और एक तब का दिन था और आज का दिन। हम लगातार ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं जिससे हमारा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित हो। और आप जानते हैं कि हमने अपने कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल डोमेस्टिक वेंडर से खरीदारी के लिए अलग कर दिया है। आप सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे दोहराना चाहता हूं। इस वर्ष यानी 2022-2023 के लिए 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ कर दिया गया है और उसमें से भी 25% राशि केवल डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। इस पर तो ताली बजनी चाहिए और इस पर तो बार बार ताली बजनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसकी कल्पना नहीं रही होगी किसी को, कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी और इस काम को करेगी।
साथ और साथ ही सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 हिस्सा इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने का भी निर्णय ले लिया है। मुझे लगता है कि पोस्ट बजट जो चर्चा हुई थी शुक्ला जी, शायद उसी में यह सुझाव आया था। ना वो तो हो गया, ये तो मालूम है मुझे, लेकिन शायद सुझाव उसी समय आया था या क्या था, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। अच्छा हाँ, आप ही लोगों ने दिया था। हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे। इससे भारत में नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज के इनोवेशन की राह भी अब प्रशस्त हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने 309 डिफेंस आइटम्स की 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी कर दी है, जो एक टाइम लाइन के बाद हमारे देश में ही ये निर्मित होंगे। और इसी तरह के 3 लिस्ट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा भी जारी की गई हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को नए स्वरूप में विकसित कर तैयार किया गया है। काशी कॉरिडोर के बाद महाकाल कॉरिडोर को तैयार किया गया है और महाकाल मंदिर परिसर में नवनिर्मित कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे। पीएम के दौरे से पहली बार उज्जैन में कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना सहित 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रीगण भोपाल से उज्जैन पहुंचे। सीएम ने कैबिनेट की बैठक के पहले कहा कि महाकाल महाराज से सबसे कल्याण की कामना करता हूं। महाकाल महाराज यहाँ के राजा है और हम लोग सेवक हैं। सेवक के नाते हम लोग महाकाल महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐतिहासिक पल 2017 में जब अपनी सरकार थी, तब भूपेंद्र सिंह यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। उस समय से परिकल्पना आई थी और महाकाल परिसर का विस्तार किया गया। विचार विमर्श के बाद इसके प्रारंभिक चरण में स्थानीय नागरिकों को स्टेक होल्डर्स के चर्चा किए जाने के लिए योजना बनाई थी। 1 साल में डीपीआर का काम पूरा किया। अपनी कैबिनेट में ही पूरी चर्चा करने के प्रथम चरण के लिए टेंडर 2018 में चुनाव के पहले बुलाए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्त अवस्था में चला, लेकिन 2020 में सरकार बनने के बाद उज्जैन का दौरा किया गया और पूरी समीक्षा की गई। प्रारंभ में परियोजना की लागत 100 करोड़ के करीब थी, उससे बढ़कर 900 करोड़ किया गया है। इसके 2 चरण में पहला चरण 350 करोड़ और 50 लाख के आसपास था और दूसरा चरण के लिए 310 करोड़ 22 लाख की स्वीकृति दी गई। इसमें भू अर्जन भी शामिल है। कुछ लोगों को यहाँ से विस्थापित करना पड़ा। भू अर्जन के करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। पहले चरण में महाकाल रुद्र सागर एकीकृत विकास का काम हुआ। सौर ऊर्जा, पार्किंग, भूमि विकास सहित तमाम काम कराए गए। रुद्र सागर सीवेज के पानी से पट पर आता था, अब उसमें क्षिप्रा का पानी डालकर सागर की तरह रखा जाएगा। दूसरे चरण में यहाँ महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन, छोटा रुद्र सागर, रामर घाट और नया वेटिंग हॉल और रुद्रप्रयाग पश्चिम मार्ग का विकास का कामों की साथ में स्कूलों का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान में चल रहे सियासी भूचाल के बीच गहलोत सरकार ने भाजपा मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त कर दिया। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सरकार को कोर्ट ने 2 दिन तक कार्यवाही नहीं करने का समय दिया था। कल छुट्टी थी और सुप्रीम कोर्ट का दिया गया समय पूरा हो चुका था, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने पद से बर्खास्त करने का प्रस्ताव रखा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के पास भिजवाया गया। मंत्री धारीवाल ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्री से मिली मंजूरी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए मेयर को पद से बर्खास्त करते हुए कहा कि अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अघोषित किया गया है। खबरें और भी है ब्रेक के बाद।
करके जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव कमिश्नर अनूप चंद्रा गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आए हैं। उन्होंने गांधीनगर में राजनीतिक दलों से मिलकर उनकी बातें सुनी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गोवर्धन झड़फिया, लीगल सेल के कन्वीनर परिंदु भगत ने मतदान का समय सुबह 7 से शाम को 6 बजे है उसे बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस के विधायक विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन दीपक बाबरिया और बालूभाई पटेल ने मतदाता सूची से आखिरी क्षणों में कुछ खास ग्रुप के नाम कटने का मुद्दा उठाया। भाजपा ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए दलील की कि 1400 मतदाताओं के एक बूथ में 70% मतदान तो 14 में से 980 वोटर्स मतदान करते हैं। प्रत्येक के लिए 1 मिनट का समय गिने तो 11 घंटे के मतदान का समय 660 मिनट ही होता है, यानी कि 70% मतदान के लिए भी समय पर्याप्त नहीं है, इसलिए मतदान का समय बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मतदाता बूथ पर आ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सूची में उनका नाम नहीं है। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा मतदान सूची में एक ही नाम 2 अलग अलग जगहों पर होते हैं, इससे भी सुधार किया जाए। भाजपा ने स्टार प्रचारों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। अभी इनकी संख्या 40 पर है। स्टार प्रचारकों की सूची सौंपने के बाद उनमें फेरबदल नहीं हो सकता है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों का खर्च उम्मीदवारों के हिसाब से जोड़ा जाता है। इसमें बदलाव करने के लिए पार्टी के चुनाव खर्च में गिना जाना चाहिए, क्योंकि स्टार प्रचारक कहाँ प्रचार करेंगे इसका उम्मीदवार नहीं पार्टी तय करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने आप नेताओं से दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने के लिए कहा है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया। हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ कथित अमर्यादित पोस्ट हटाने के निर्देश दिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई विरुद्ध दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नवरात्र पर्व के पहले दिन बिलासपुरा में रिवर व्यू रोड में अरपा नदी के तट पर हजारों दिए जलाकर अरपा नदी के संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अरपा नदी की महाआरती भी की गई। इससे अरपा तट जगमय हो उठा था और इस महाआरती को ड्रोन वीडियो में भी सामने आया हुआ है, जिसमें अरपा नदी और शहर की सुंदरता देखने को मिल रही है। अरपा अर्पण महाअभियान समिति की ओर से अरपा नदी को संरक्षित करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अरपा नदी को स्वच्छ रखने के साथ ही किनारे पर पौधारोपण किया जाता है। बीते साल से समिति के संयोजक श्याम मोहन दुबे और पदाधिकारियों के साथ ही सदस्यों की ओर से नवरात्र पर्व के पहले दिन अरपा मैया की महाआरती की गई थी। कर्नाटक में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी दोष और रोष देखने को मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर के किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और कर्नाटक सरकार को उनके किसान जल्द ही रिहा करने की हिदायत दी, अन्यथा यह धरने अनिश्चित काल भी हो सकते हैं। अमृतसर के मानावाल टोल प्लाजा और हरिके में किसानों ने हाईवे बंद कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के जोन प्रधान मंगल सिंह ने जानकारी दी कि बेंगलुरु में किसानों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान 2000 के करीब किसानी को गिरफ्तार कर लिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत पंजाब से गए किसानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कर्नाटक से कॉल आने के बाद ही पंजाब के सभी मुख्य रास्तों को जाम कर दिया गया है। मंगल सिंह ने बताया कि यह धरना
किसानों को रिहा करने के लिए लगाया गया है। जब तक किसान रिहा नहीं होते धरने जारी रहेंगे। बाड़मेर जिले में गडरा रोड कस्बे में एटीएम मशीन तोड़कर ले जाने का नाकाम प्रयास करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 2 दिन पहले रात को चोर एटीएम मशीन तोड़कर चुराए के कोशिश की रहे थे। 3 बजे पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी देखकर एक व्यक्ति भाग रहा था। पुलिस ने पीछा किया लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। दरअसल एरिया मैनेजर विक्रम सिंह के कहने पर यह रिपोर्ट दी गई थी। एटीएम मशीन चोर रुपये चुराने की नीयत से तोड़फोड़ व छेड़छाड़ कर रहे थे। जयपुर की टीम अलर्ट पर थी और वहीं पे मौके पर पहुंची थी। हिमाचल की राजधानी शिमला के चक्कल कोर्ट में अधिरस्त कोर्ट ने न्यायिक कर्मचारी छठा वेतन न मिलने के विरोध में लामबंद हो गए। कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर कोर्ट में पहुंचे थे। न्यायिक कर्मचारी का आरोप है कि सरकार सभी विभागों को छठे वेतनमान दे रही है, लेकिन केवल अधीनस्थ कोर्ट के कर्मचारियों को ही छठा वेतन आयोग नहीं मिला। न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार का भेदभाव करने का आरोप लगाया। मुख्य सलाहकार जेपी देवरा ने कहा कि न्यायिक कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब सभी विभागों को छठा वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दे रही है तो केवल न्यायिक कर्मचारियों को छठा वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी सी छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम हैं राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। My life, my Lyra. ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट और कारोबार मीडिया और का आदेश शुरू किया। ने होटल, दुकानें और एम्पोरियम घरों में खुले हुए हैं। ताज के पश्चिम की और याचिका की दुकान व्यावसायिक गतिविधि का हवाला दिया गया, वहां अवैध रूप में कई गतिविधियों को अंजाम देते आरोप है। वही दुकानदारों का कहना है कि अगर हुई
रोजी हो जाएगा। की तरह सामान पश्चिम की हटाकर पूरा बाजार तैयार हो गया है, जहां जूता, होटल, पेट्रोल संचार। सुप्रीम कोर्ट दक्षिणी ताहिद उद्दीन ताहिद का कहना है कि आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि का अध्ययन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ताजगंज के लोग पक्ष भारत में फेक न्यूज के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाले 10 यूट्यूब चैनलों को सरकार ने ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा 40 वीडियोस जो भारत में प्रतिबंधित किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस कार्यवाही की जानकारी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह आधिकारिक बयान में कहा गया कि जिन वीडियो को प्रतिबंधित किया गया है उनमें कुल मिलाकर 1.30 करोड़ बार देखा गया है और उनमें दावा किया गया है कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीन लिए हैं। ठाकुर ने कहा कि इन चैनलों में ऐसी सामग्री की थी जो समुदायों के बीच भय और भ्रम फैलाती है। मंत्रालय ने कहा कि उदाहरण के लिए सरकार द्वारा कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीनने, धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियां और भारत में गृह युद्ध की घोषणा करने जैसे झूठे दावे शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही की गई है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए कुछ वीडियो का इस्तेमाल अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों, भारतीय का राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचनाएं प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि ये लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हो, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। ये पहली बार नहीं जब 10 चैनल बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी 102 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको बंद किया गया है। चाहे 5 ट्विटर अकाउंट्स हों, 4 फेसबुक अकाउंट्स हों, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हों, इनको भी पूर्व में बंद किया गया, जो देश के खिलाफ जहर उगलते थे और देश को बांटने का काम करने का प्रयास करते थे। ऐसी जो भी साइट्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, जो इस तरह के प्रयास भविष्य में भी करेंगे, उनके खिलाफ भी भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय समय समय पर कदम उठाता रहेगा। शारदीय नवरात्रि की धूम हर जगह देखी गई है। चित्तौड़गढ़ शहर में कई बड़े बड़े आयोजन किए गए। शाम को पंडालों में शुभ मुहूर्त पर मां के प्रतिमा स्थापित की गई और उसके बाद डांडिया रास शुरू हो चुका था। देर रात तक गांवों और शहरों में डांडिया की धुन सुनने को मिल रही है। इसी दौरान आयोजनकर्ता के विशेष सजावट भी किए गए हैं। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि की चमक शहर के हर कोने में देखने को मिल रही है। 2 साल बाद इतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है। शाम को अलग अलग मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष लाइटिंग के साथ पंडाल सजाए गए हैं। वहीं मां की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां पर युवक युवतियां, महिला पुरुष, बच्चे गरबा करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान कई जगह पर प्रतियोगिता भी शामिल किया गया है और शहर में विभिन्न जगहों पर गरबा महोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया है। मोहल्ला में सजे गरबा पंडालों में साजा होते ही मां जगदम्बा की आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन शुरू किया जाता है। गरबा नृत्य देखने के लिए पंडालों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता व विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में दंगा कराने की नाकाम कारस्तानी की थी। इतना ही नहीं, भाजपा ने फर्जी फोटो दिखाकर देश को गुमराह किया है कि आम आदमी पार्टी कब्रिस्तान बनाने जा रही है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को आईटीओ के पीछे कब्रिस्तान में दफनाने का फोटो दिखाकर भाजपा ने
दिल्ली में अंदर दंगा कराने का प्रयास किया। इस संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल को सबूत सौंपे हैं। आप नेता सोमनाथ भारती ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ने 16 सितंबर 2022 को एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें लैंड जिहाद के संबंध में बताया गया था। चैनलों ने बगैर जांच किए गए वीडियो को चलाया और उन्होंने वीडियो दिखाते हुए कहा कि बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तिहाड़ में जेल में कोरोना से मौत हो चुकी है। यह फोटो के पीछे कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने जा रहे हैं। इस फोटो को दिखाकर भाजपा ने दिल्ली के अंदर दंगा कराने का प्रयास किया था। उन्होंने भाजपा का फोटो को असली फोटो दिखाकर कहा कि भाजपा ने दिल्ली और देश को गुमराह किया है। हल्का सा करके जो फोटो आ रही है ना, हाँ, तो ये फोटो आप देख सकते हैं। थोड़ा बेटा हाँ क्लियर करो उसको। भाजपा ने 16 सितंबर 2022 को ये वीडियो चलाई और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किस प्रकार से चैनलों ने बगैर वेरीफाई किए इस वीडियो को अपने चैनलों पे चलाया और पूरे देश को गुमराह किया और भाजपा के साथ साजिश में सम्मिलित हुए। इन्होंने लाख आपके चैनलों पे चलता है फैक्ट चेकिंग, लेकिन तनिक फैक्ट चेकिंग नहीं किया। ये फोटो कहां की है बताइए मुझे आप। ये जो फोटो दिखा रहा है ये भाजपा, ये फोटो कहां की है? ये फोटो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो एक्स एमपी बिहार तिहाड़ में बंद के दौरान जब कोरोना में डेथ हुई, आईटीओ के पीछे के कब्रिस्तान की फोटो है ये। आप अभी ट्वीट करके अभी गूगल करके देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन आईटीओ कब्रिस्तान कोरोना डेथ पिक्चर्स आपको दिख जाएगा। ये पिक्चर दिखा करके भाजपा ने दिल्ली के अंदर दंगा कराने का प्रयास किया। आगे चलो बेटा। इसके हाथ में जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर है, सबके पास गूगल है, सबके पास व्यवस्था है। मोहम्मद शहाबुद्दीन कब्रिस्तान आईटीओ के पीछे आप सर्च करें और आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार से ये जो पिक्चर दिख रही है आपको और इस आदमी के हाथ में जो पिक्चर है, ये देखिए, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के बरियल की पिक्चर है। और इस दोनों पिक्चरों को दिखा करके भाजपा ने देश और दिल्ली को गुमराह किया कि कब्रिस्तान बनाने जा रहा है सोमनाथ भाई, कब्रिस्तान बनाने जा रहा आम आदमी पार्टी। बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं और बहुत दुख से कहता हूं कि मीडिया ने भी भाजपा के इस साजिश में साथ दिया और दंगा करते करते शुक्र है बच गया। अगर हो जाता तो क्या होता। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने माननीय एलजी साहब को दी है, लिखित में चिट्ठी दे के आया हूं। कल मेरी 11 बजे मीटिंग थी एलजी साहब के साथ और उनसे कहा है कि भाजपा की एक नाकाम कारिस्तानी दिल्ली में दंगा कराने की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि उनके राज्य में कांग्रेस के अंदर चल रही उठापटक पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें निर्णय कांग्रेस पार्टी को ही लेना है। राजस्थान में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के सवाल पर कहा कि टेलर मास्टर कन्हैयालाल की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी, इस पता लगाने के लिए एनआईए की जांच चल रही है। हत्या के पीछे कौन लोग थे, इसका पर्दाफाश जांच एजेंसी करेगी। विपक्षी गठबंधन के रुझान के बारे में पूछने पर कहा कि इस संबंध में मैं क्या कहूँगा, मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि होटल से निकलकर वह पूर्व सांसद राजेश पांडे के स्थित आवास पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया था। इस दौरान रामकोला के विधायक विनय प्रकाश गौन, कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक और अन्य विधायकों के साथ उनकी मुलाकात में वह मौजूद थे।
इसके अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, वो पार्टी के लोग उसके अनुरूप अपना समाधान निकालेंगे। ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर सीएम भी इस्तीफा देते हैं तो क्या स्वीकार किया जाए? वो जब परिस्थिति आएगी तो देखेंगे। लेकिन अभी ये राजनीतिक संकट से उभरने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए? मैंने कहा मेरी तरफ से क्या, वो तो पार्टी के अंदर का मामला है, अपना वो करेंगे। क्या लग रहा है फिर भी कब तक ये चीजें? नहीं, मैं इस पर नहीं कुछ कहता। वो समाधान उसका निकालेंगे। भविष्य में जो स्थिति होगी उसमें मेरी क्या भूमिका है उसके बाद में देखेंगे। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, आना हुआ आपका वाराणसी कोई खास वजह से? मैं वाराणसी आया हूँ, आज ये कार्यक्रम है, फिर शाम को दर्शन करूँगा, कल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके चला जाऊँगा। सर, आपके साथ गहलोत जी एज ए सीएम सरकार चला रहे थे, एज ए सीएम उनकी बड़ी तारीफ हो रही है, तो क्या मानते हैं आपके एज ए सीएम वो कैसे है? मैं वहाँ का संवैधानिक प्रमुख हूँ, राज्यपाल हूँ, और वहाँ के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, सीएम हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा उनका सामंजस्य ठीक से बैठा है और संवैधानिक। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी ऊंची खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा। जो रक्त है तन में बहता से हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा आशा पारेख को इस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। 30 सितंबर को उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। आशा पारेख ने कई साल तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस में शुमार थे। उन्हें फिल्मों में कई अलग अलग जगह के किरदार निभाए थे। वे कटी पतंग, तीसरी मंजिल, आया सावन झुमके, लव इन टोक्यो जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आई थी। साथ ही में
उनकी जो फिल्में थी उसमें उन्होंने 16 साल की उम्र में अभिनय करने की कोशिश की थी और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के लिए विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया था कि वह प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी ने लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें दिल नायक ने एक दिया। और जो इस वर्ष यानी कि 68वें फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारिक जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक विमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज़्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं, तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज़्यादा फिल्में की हैं आशा पारिक जी को दिया जा रहा है। और इस कमेटी के सदस्य, दादा साहब फाल्के कमेटी के सदस्य हैं आशा भोंसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण जी और टीएस नागाभन्ना जी। इन सब ने आशा पारिक जी का नाम चयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 30 तारीख को यानी कि 30 सितंबर को दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी देंगी और दादा साहब फाल्के अवार्ड के भी विजेता आशिक पारिक जी को उस समय सम्मानित किया जाएगा। देश की नारी शक्ति अब सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा का जिम्मा भी संभाल रही है। भारतीय वायुसेना की महिला पायलट अपनी ताकत से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर रही है। भारतीय वायुसेना में इस समय 1300 महिला अधिकारी ग्राउंड और एयर ड्यूटी कर रही है। महिला पायलट अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्व सेक्टर में फाइटर एयरक्राफ्ट और चॉपर्स उड़ा रही है। देश में बने ALH ध्रुव मार्क 3 चॉपर्स को महिलाओं की ओर से उड़ाते हुए तस्वीरें सामने आई है, जिसे देखकर सीना गर्व से फूल जाता है। पूर्वी कमान में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि महिला पायलट और ग्राउंड क्रू ऑफिसर्स देश भर में तैनात हैं। उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर सेक्टर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर तक देखा जा सकता है, जो कि पूर्व लैंडिंग ग्राउंड है। साथ में स्थानीय लोगों की मदद के लिए भी ये महिला पायलट आगे रहती है। फाइटर जेट फ्लीट में भारत के पहले वेपन्स सिस्टम ऑपरेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने कहा कि हमारे पास शानदार महिलाएं हैं जिन्होंने पुराने बंधनों को तोड़ दिया है। इसके पास देश की सेवा करने का सपना है। इस सपने के साथ ही महिलाएं आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना में एक से एक बुद्धिमान महिलाएं हैं जो देश के लिए कुछ भी करने के हौसला रखती है। उन्होंने बताया कि पुरुष और महिलाओं की ट्रेनिंग एक जैसी होती है। हम एक बराबर है और चाहे तो आसमान में और चाहे तो जमीन पर मौजूदा बेस सबसे पहले वायु योद्धा है, बाकी सबके लिए उसके बाद आता है। लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले 3 लड़कियों को फाइटर स्ट्रीट में शामिल किया था। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवानी सिंह। भावना कांत ने अगले ही MiG-21 उड़ाकर नाम कमाया था, तो शिवांगी सिंह ने राफेल फाइटर जेट की पायलट बनी थी। पायलट लेफ्टिनेंट अवनी अवस्थी और A9 अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमाओं के पास LAC के आसपास घने जंगलों में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती है।
पूर्वी कमांड के अधिकारियों ने कहा कि यह महिला वायु योद्धा हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही है और अपने फाइटर को बखूबी उड़ाती है। Women before this who have broken the glass ceiling and paved a way for us to achieve our dreams and to help us achieve our goals and serve our nation. The training in the Indian Air Force is always is at par, and be it woman or man who's taking part in this, they are treated on equal footing, and we go through the same stringent methods and preparation as each other. So if I have to say that there's an elite group, I would actually say that the Indian Air Force in itself is as elite as it can get, where the best of the best fighter pilots and officers are here to serve our purpose and serve our nation with purpose and dedication. Yes, being part of any actual operation is what every fighter pilot in the Indian Air Force, because that's where we can show our original mettle. Our pilots from various bases in the eastern sector are ready to respond in any case of any eventuality. We are always ready for any kind of tasks and challenges that may come. राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अब अंतिम फैसला लेना है। अटकल है कि पूरे विवाद के दौरान सचिन पायलट गुट की चुप्पी का बड़ा राजनीतिक फायदा पायलट को मिल सकता है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद के चलते अशोक गहलोत से सोनिया गांधी काफी नाराज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। इसके लिए गहलोत की जगह किसी दूसरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना था। नए नेता के चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। रविवार शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी। इसमें एक एक करके सारे विधायकों को मिलना था। बैठक के पहले अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने बागी रुख अख्तियार किया था। विधायक दल की बैठक की बजाय गहलोत समर्थक विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंचे और सभी विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि ये इस्तीफा अभी तक स्पीकर ने मंजूर नहीं किया है। ये विधायक सचिन पायलट या उनके खेमे से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने को देना चाहते थे। इन विधायकों की संख्या 82 तक पहुंची है। विधायकों के रुख के चलते माकन और खड़गे को बिना बैठक ही वापस दिल्ली जाना पड़ा था। पंजाब विधानसभा सेशन में आम आदमी पार्टी सरकार ने विश्वास मत पेश कर दिया। सीएम भगवंत मान ने इसे पेश किया। मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने इसका समर्थन किया। इसकी वोटिंग 3 अक्टूबर को होगी। इसके बाद स्पीकर कुलतार संघवा ने पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को 29 दिसंबर 2 बजे तक लिए मुलतवी कर दिया है। इसके पहले कांग्रेस विधायकों ने विश्वास मत पेश करने को कानून के खिलाफ बताया। उन्होंने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें बाहर जाने को कहा। कांग्रेस विधायकों ने विरोध जारी रखा तो उन्हें आज के दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई में बहुचर्चित पात्रा चोल घोटाले में करीब 2 माह के जेल में बंद शिवसेना राउत की जमानत पर सुनवाई हुई थी। विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राउत कटहरे में खड़े हो रहे थे और राउत के वकील ने जमानत देने के पक्ष में अपनी दलीलें रखी थी। इन पर ईडी के वकील अगली तारीख को अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट के मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी गई है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर को दशहरे पर भी राउत जेल में ही बंद रहेंगे। उन पर इस वक्त घोटाले व बिल्डर व डेवलपर को घूस लेने का आरोप भी है। ईडी ने इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। राउत शिवसेना के ठाकरे गुट के प्रवक्ता होने के साथ ही महाराष्ट्र के तेज तरार नेता भी है। वे अक्सर अपने बयानों से मोदी सरकार व भाजपा को कटहरे में खड़ा करते थे। महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान उनकी बोलती थी और
आखिरकार जून में एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई और सत्ता पलट के बाद वे खुद कटघरे के घेरे में आ गए थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार व एक महिला नेता को धमकाने का मामला भी दर्ज किया गया था। विशेष अदालत ने इसके पहले 19 सितंबर को राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। राउत को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।